सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हूं समी इब्राहिम और आप प्रोग्राम तज्ज़िया देख रहे हैं। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं और स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब तैयब बलोच साहब सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। लंदन से हमें फ़ोन लाइन पर चौधरी तब्रेज़ हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे और आगे चल कर हम हमारे यासर फहमीद जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। यासर साहब जेलम के ब्यूरो चीफ़ हैं और वहाँ पर भी एक वाक़या हुआ। स्टोरीज़ बहुत हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैं, फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो पटिशन है बड़ी अहम है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो आज रिमार्क्स हैं वो भी बड़े अहम। लेकिन मैं जो पहली स्टोरी है वो मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जब वो सवाल करते हैं तो हो क्या रहा है। जब वो हुक्मरानों से पूछते हैं और उनको याद दिलाते हैं चीज़ें तो उनके साथ क्या होता है। आज एक नौजवान रिपोर्टर हैं शाहिद कुरैशी, ABN न्यूज़ में काम करते हैं, एक नया चैनल है, और उन्होंने इसहाक डार साहब से कुछ सवाल किए। पूरी कौम वो सवाल पूछ रही है क्योंकि सहाफ़ी जो है वो सवाल करता है जो कौम पूछना चाहती है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, जो सवाल कर रहा हूँ, वो कौम के जहन में है। इतना उन्होंने पूछा कि IMF के साथ तो डील नहीं हो रही। तो पार्लियामेंट का जो गिराज है जहाँ पर उनकी गुफ्तगू हुई, मैं आपको सबसे पहले वो फुटेज दिखाता हूँ। उसमें आप देखिए कि इसहाक डार साहब ने जवाब देने की बजाय उनके मुंह पर एक तमाचा रसीद कर दिया और उनको मारा। मैं ख़ुद भी इस तरह की सिचुएशन का विक्टिम रहा हूँ जो सहाफ़ी पर गुज़रती है, वो उसको बखूबी मैं उसको अंदाज़ा करता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन आपको करना होता है क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है आपका, मॉरली आप सवाल करने के पाबंद होते हैं। आइए, जो आज इसहाक डार साहब ने जो थप्पड़ मारा है, मैं वो आपको पहले उसकी वो सारा वाक़या जो कैमरे ने पकड़ा वो आपको दिखाता हूँ। उसमें फिर बाद में शाहिद से भी हम बात करेंगे, वो ऑनलाइन हमारे साथ हैं। आइए पहले देखिए। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करते हैं नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करो। ये मैं फुटेज थोड़ी देर के बाद दोबारा दिखाऊंगा। उसमें थप्पड़ की आवाज़ आप पूरी तरह हम सुन सकते हैं कि मारा, सिक्योरिटी ने पकड़ा है। और इसहाक डार साहब, मतलब मैं तवक्को नहीं करता था इसहाक डार साहब से, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से तवक्को कर सकता हूँ और कुछ जो लीडरान हैं उनसे तवक्को कर सकता हूँ जो गुस्से में आ जाते हैं बज़ाहिर। लेकिन इसहाक डार साहब, उनकी शख्सियत मैं ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था। शाहिद से मैं उनका एक शॉट जो है पहले आपको मैं वो सुनवाता हूँ जो उन्होंने गुफ्तगू की। आइए पहले वो गुफ्तगू सुने, फिर वो हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे बात भी करेंगे। आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। क्या हुआ ये देखें कि आज वज़ीर ख़जाना जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकॉनमी बीट करता हूँ, कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। तो वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है। जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसहाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोके। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसहाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहां तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहां निकल गया और वहां से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। अच्छा, अब शाहिद हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं सबसे पहले बड़ा मुझे अफसोस है जो कुछ आज हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप प्रोफेशनली अपने सवाल कर रहे थे और जो इसहाक डार साहब ने किया वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है कि वो आप उनके साथ थे, गुस्से की बुनियादी वजह, नाकामी, फ्रस्ट्रेशन, क्या क्या चीज़ थी? या आप समझें कि वो अब ये समझते हैं कि अब हम बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं, हमें कोई पूछ नहीं सकता
और आइंदा भी हुकूमत हमारी है। किस चीज़ की वजह से उन्होंने थप्पड़ मारा आपको, आप क्या समझते हैं? देखिए कि समीर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इससे कबल भी 3 रोज कबल जो है इसहाक डार से मैंने जब IMF के हवाले से सवाल किया तो इसहाक डार के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने मुझे रोका और मुझे पर जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर बीच बचा के मैं निकल गया। अब आज का वाक़या ये हुआ कि डार साहब जैसे ही पार्लियामेंट से खिताब करके निकले तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि सर आज तो बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं तो पार्लियामेंट में बात करके आया हूँ। मैंने कहा सर IMF पे बात करनी है, क्या वज़ीर आज़म साहब भी उधर हैं, क्या IMF के साथ हमारे जो है मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, और जिसका आप अक्सर जिक्र भी करते हैं। तो जैसे ही डार साहब गए कहते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से ये जो मामला है ये हल नहीं हो रहा। मैंने सर हम कोई सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। जिस पर इसहाक डार साहब वापस मुड़े, थप्पड़ मारा और मोबाइल खींचने की कोशिश की, और साथ ही मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा तो ना कर, लड़ें तो ना मेरे साथ। तो उसके बाद जैसे ही वो गाड़ियों की तरफ जाने लगे तो डार साहब ने जो है वो फिर पीछे मुड़े और सिक्योरिटी एहलकारों को कहा जी इसको पकड़ो और इसके साथ इसको वो सबक सिखाओ कि ये आइंदा कभी सवाल ना कर सके। फिर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मेरे पीछे भागे, तो मैं पार्लियामेंट की जो राहदारियां हैं उनसे भागता हुआ मैं अपने जो प्रेस एसोसिएशन का ऑफिस है वहां गया। ये सिक्योरिटी एहलकार मेरे पीछे है और कुछ जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने शायद मुझे आवाजें भी दी, लेकिन मैं सुन नहीं सका क्योंकि मेरा ये कोशिश थी कि ये वीडियो क्लिप जो है ये मेरे पास महफूज रहे, और मैंने सबसे पहले वो अपने ऑफिस में भेजा उसी भागते हुए ही कि ये महफूज हो जाए, और मैसेज भी किया कि इसको हर तरह से सेव कर लें, कहीं ये अगर वो मुझे डिलीट भी कर दें तो मेरे ऑफिस के रिकॉर्ड में मौजूद हो। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं वापस गया उसके बाद मैं सीधा फिर प्रेस गैलरी में गया क्योंकि वहां पर सहाफियों की कुछ तादाद मौजूद होती है। मैंने कहा कि अगर वो फिर मेरे पीछे आते भी हैं तो उसे मैं थोड़ा महफूज रहूंगा। और ये डार साहब से जब भी मैंने सवाल किया है हमने इकोनॉमी पे सवाल किया, कभी उनकी पॉलिटिक्स पे नहीं किया, कभी उनके लंदन आने या जाने पे नहीं किया, हमेशा इकोनॉमी की बात की है क्योंकि मैं फाइनेंस जर्नलिस्ट हूं और पिछले 8 साल से मैं फाइनेंस इकोनॉमी कर रहा हूं। पर मेरा हमेशा सवाल इकोनॉमी, IMF, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, जो GDP है, जो हमारे डेफिसिट्स हैं, बरामदात हैं, दरामदात हैं, अगर हुकूमत को इकदाम उठाती है तो उससे हमें क्या फायदा होगा, और उस पर अगर हुकूमत बड़ा दावा करती है तो उस पर मैं तनकीद भी करता हूँ, सर आपने ये कहा है लेकिन जो फैक्ट्स हैं हमें ये बता रहे हैं। तो ये मेरे हमेशा सवालात होते हैं और आज भी यही सवाल था कि इकोनॉमी के हवाले से, IMF के हवाले से जिसका हुकूमत डार साहब दावा करते रहे हैं, और गुज़िश्ता 3-4 दफा मैं ये सवाल कर रहा हूँ। और एक दफा तो उन्होंने मुझे बरमला जब पोस्ट बजट था तो उसमें उन्होंने कहा कि आप PTI से हैं। मैंने कहा सर मेरा PTI या किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ इकोनॉमी से है, मैं सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से सवाल कर रहा हूँ। आप जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो मेरे जो सोच है, जो नाकिसुल अकल हम जो लोग हैं, हम ये समझते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं ये इतने हो रहे हैं। अगर आप GDP बताते हैं 3.5% तो हम शायद उसको रियलिस्टिक ना माने, हम उसको 2% माने। तो हमारे सवालात ऐसे ही होते हैं और आज भी इसहाक डार साहब ने जो है वो फिर थप्पड़ भी मारा और तशद्दुद भी किया। जी ठीक है, मुझे ये बताइए कि थप्पड़ मारा उन्होंने आपको, इससे शायद फिज़िकली तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक जो इंसान की डिग्निटी है जो आईन पाकिस्तान गारंटी करता है, किसी वज़ीर को या किसी भी हुक्मरान को, किसी भी बाख्तियार आदमी को ये तो हक नहीं है कि वो पब्लिकली किसी को इस तरह थप्पड़ मारे, उसकी तज़लील करे। और अब आप कानूनी चाराजोई जो है ज़ाहिर है एक हो सकती है क्योंकि उन्होंने आपकी जो एक डिग्निटी है उस पर उन्होंने हमला किया है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और थप्पड़ भी उन्होंने मारा है। तो कानून में अगर ये साबित हो जाता है तो सज़ा है, भले कम है लेकिन कम अज़ कम एक रेजिस्टेंस तो है। तो आप कोई इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं, कोई FIR दर्ज करवाएंगे, आप दरख्वास्त देंगे कि आपकी डिग्निटी पर हमला हुआ है, या कोई और आपके जहन में ऑप्शन है? देखें कि जहाँ तक हमले की वो बात है, तस्दीक है, उसकी पार्लियामेंट की तमाम जो CCTV फुटेज है वो पार्लियामेंट में मौजूद होती हैं, और जहाँ पर वो गाड़ी में सवार होकर जाते हैं, जहाँ से अक्सर PM भी जाते हैं उस साइड से, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ कैमरों में देखा जा सकता है। और जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो कानूनी जो कार्रवाई है वो मेरे ऑफिस की जो मीटिंग है, ऑफिस के जो लोग हैं, मेरे भी ब्यूरो चीफ साहब हैं, हमारे जो CO साहब हैं
उनके साथ जो है वो मीटिंग हमारी कुछ ही देर में होगी, तो उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमने फर्दर जो कानूनी कार्रवाई है वो क्या करनी है। अभी PRA की जानिब से भी मुज़म्मती बयान जो है वो जारी किया गया है और जो दीगर हमारी तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी जो मुज़म्मती बयान है वो किया गया है। तो हम अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि हमने कानूनी कार्रवाई करनी है या इसका जो नेक्स्ट अमल है वो क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, शायद पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी आपके साथ है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। बहरहाल ये रीत यहाँ पर हुक्मरानों ने डाल दी है। मैं ख़ुद भी इस बात का विक्टिम रहा हूँ और थप्पड़ मारना, सरेआम तज़लील करना सहाफ़ियों की, रिपोर्टर्स, एंकर्स, सब हम एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और मैं ये तवक्को कम से कम इसहाक डार साहब से ये नहीं करता था कि वो ये इस तरह करेंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी हम सब आपके साथ हैं और ये एक अफसोसनाक वाक़या। इससे नाज़रीन ये बेसिकली दिखाने का मकसद आपको ये सारी फुटेज और जो शाहिद साहब से बात की है, आपको ये अंदाज़ा हो कि इस वक्त जो हुक्मरान है किस कदर हट धर्मी है, कानून लॉलेसनेस जो है वो इतनी ज़्यादा है। अब आप देखें वज़ीर साहब हैं और उन्होंने मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। उनको इस बात क्यों? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये सोसाइटी जो है, अगर इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इसी तरह लॉलेसनेस होगी, तो कौन आगे बढ़ेगा? मुझे आप बताइए। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों के FIR भी नहीं होती। आपने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं और मेरे ख्याल में ये जो सारा कुछ हुआ है ये इसहाक डार साहब की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि उनका फेलियर है इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर। अच्छा, मैं अब आपको ये तो हमने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको एक और फुटेज दिखाना चाहता हूँ। वो भी इसी तरह की फुटेज है जिसमें जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनके भाई एक ASI के साथ जो, या एक पुलिस ऑफिसर है उसके साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है जिस अंदाज़ में स्टेज पे बुला के, तो इट सिंपली शोज़ के जब आप हुक्मरान अगर हैं तो आपको हम्बल होना चाहिए, आपका मकसद लोगों की खिदमत करना है। लेकिन इस तरीके की तज़लील मेरा ख्याल है कि ये इट इज़ टू मच। दिखाइए ज़रा जो वाक़या हुआ इधर राजा परवेज़ अशरफ साहब के भाई साहब की जो तकरीर है, दिखाइए ज़रा। चौकी इंचार्ज, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। SHO है, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो, इधर आओ, आ जाओ। इना पुलिस की आ गया, वो आ गया, आ गया। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर आवाम की तरफ मुंह करो, उधर। चौकी इंचार्ज, SHO, झूठे पर्चे, झूठियां दरखास्तां, पुलिस ने डरावा। ये चौकी इंचार्ज मैंने कल लगाया। इसको मैंने कहा कि अगर कोई वोट दे या ना दे, झूठा पर्चा अगर हो गया तुम्हारी चौकी में, एक फुलड़ी उड़ जासी, एक फुलड़ी उड़ जासी। यार ये आपके खाना। देखिए, किसी ऑफिसर को जो पुलिस में है अगर वो गलत काम करता है तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। कोई जो क्लाइंट है, कुछ साइल है, कोई मुद्दई है, वो अदालतों में भी जाके ये बात कर सकता है। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि आप स्पीकर साहब के भाई हैं, आप एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर बुला के उसको गुफ्तगू आप इस अंदाज़ की करेंगे कि तुमने कोई झूठा मुकदमा किया तो ये फुल तुम्हारा उड़ा देंगे, मतलब ये कि जो कुछ हम कहेंगे तुमने वही करना है, अगर इससे हटके कुछ किया तो तुम्हें उड़ा देंगे और तुम्हारी हैसियत क्या है अपने। अब वहाँ पर वो लॉ इन्फोर्समेंट क्या करेगा? वो वहाँ पर जिस तरह स्टेज पे आके, जिस तरह वो जो भी वो कह रहे हैं, वो खड़ा हो गया आके और वो वहाँ पर एक तकब्बर और रौनक की मिसाल और उसकी तस्वीर बने हुए एक प्रचार बज़ाहिर अच्छे काम का कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अपनी अथॉरिटी उस इलाके में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये जो कुछ अभी हो रहा है पाकिस्तान में, यासिर जो हमारे JLM के ब्यूरो चीफ हैं वो हमारे साथ हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। समी साहब कैसे मिजाज? यासिर, मेरा मिजाज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्या किसी को इस तरह इख्तियार दिया जा सकता है, चाहे किसी का भी कोई अजीज़ व अकारिब हो,
कि वो इस तरह जो SHO हैं उनको स्टेज पे बुलाएं और कहें कि ये फुल हट जासी, और बज़ाहिर जो बात कर रहे हैं वो यानी बड़े तरीके से अपनी अथॉरिटी को वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई मीन व्हाट इज़ दिस, आप ये क्या देखा आपने और ये क्या है सब? शमी साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारा जो कल्चर है और स्पेशली जो प्रोटोकॉल कल्चर है, ये इंतहाई बेहुदा किस्म का, मैं उसे कहूँगा कि बेहुदा किस्म का कल्चर है। और दूसरी चीज़, ये जो वाक़या पेश आया है, यहाँ पे ताकत का जो नशा है वो सर चढ़ के बोलता है। और ये सिर्फ जावेद अशरफ या राजा परवेज अशरफ साहब की बात नहीं है, बहुत से ऐसे वाक़यात हुए पाकिस्तान में जिनके भाई, कोई मिनिस्टर के भाई हैं, कोई MNAs हैं उनके भाई हैं। तो ये वाक़या जो है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि ना तो जावेद अशरफ साहब के पास कोई ओहदा है, ना ही कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, और ना ही कोई इलेक्टेड मेंबर हैं। और वो सिर्फ उनके पास ओहदा कौन सा है कि वो राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके भाई हैं। और कोई भी कानून, कोई भी माशरा, कोई भी अखलाकियात ये इजाज़त नहीं देता कि किसी बावर्दी पुलिस ऑफिसर को इस तरह से मुखातब करके लोगों के सामने उसे डिक्टेट किया जाए। और न सिर्फ ये वाक़या हुआ, इससे कबल भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। ऐसे राजा जावेद अशरफ साहब जी जो है वो वापडा के SDO से लेके वापडा एहलकारों तक को डिक्टेट करते हैं। इसके अलावा वो सहाफियों तक को भी डिक्टेट करते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली मैं यानी वो जो ये जो डिटेल्स हैं ये अपनी जगह पर हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। तैयब, पीपल्स पार्टी तो एक ऐसी जमात है, मतलब आज भी हम ये समझते हैं कि भुट्टो साहब और मोहतरमा की कुर्बानियाँ और फिर जिस तरीके से यानी वो ग्रास रूट लेवल की एक एक्चुअल रियल एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है, इसलिए कि बाकी जो मामलात हैं जिस तरह से वो हैंडल किया गया। लेकिन ये दो वाक़यात मैंने आपको आज दिखाए हैं। मुझे बताइए कि ये मुआशरा, इसमें क्या ठीक क्या होगा, मुझे बताएं। कौन आएगा इस मुआशरे में कोई इन्वेस्टमेंट लेके, कोई ये सोच के कि पाकिस्तान वापस चलते हैं और यहाँ पर बड़ी तरक्की होगी। समीर साहब, जैसे आपने पहले भी कहा कि जब तक आइन की हुक्मरानी और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। और इसके तहत साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उस वक्त ही मुमकिन है जब आइन की पासदारी हो। वट एवर कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, अब हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक उनका जो नज़रिया होता है वो तो एक सामने होता है। लेकिन ये जो अभी राजा परवेज़ अशरफ का हमने देखा, जो उसके भाई वाली, ये चीज़ तो एक नाकाबिल बर्दाश्त है कि आप एक पुलिस अफसर, ठीक है वो खादिम है, वो हमारी तनख्वाहों के पैसे से उसको जो है जो टैक्स देते हैं हम, वो उससे उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिकली आवाम के सामने जो है उसकी क्लास ले लें या उसको नहीं। वो तो जो देखिए, वो तो बेसिकली लोगों को ये दिखाना था कि ये देखें अब चौकी थाना हमारे हाथ में है, हाथ में जो हम चाहें हम कर सकते हैं। वो तो वैसे उन्होंने गुफ्तगू इस अंदाज में की कि वो झूठा मुकदमा नहीं करना, बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं। चुदराहट की जो लड़ाई होती है वो इन्हीं चीजों पे होती है कि तकर्रुरी और क्या क्या करना है। और आप कभी इस SHO को बाद में देखिएगा, अभी तो इसकी हालत ऐसी थी ना कि आंखें इसकी नीचे थी। कभी आप बाद में देखिएगा ये एक आम बंदे का कभी पास भी नहीं लेगा, और अगर दरखास्त दे लेगा तो उसका उस पर कुछ भी इसने किया तो इसको बड़े आराम से इस तरह किया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह किया जाए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये बेसिकली एक दूसरे का हिस्सा ही है। ये जो यहाँ पे SHO है, आपको क्या लगता है ये क्या बहुत बात सही है, लेकिन अब ये क्या अवामी काम करेगा वहाँ? ये तो आपने वैसी बात की कि जब वो किसी के खिलाफ शिकायत लेके जाए तो आपको तो वहीं पे कहना चाहिए था कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, ये वर्दी, ये तुम्हारी चीजें, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं रियासत का गुलाम हूँ। ये तो SHO को कहना चाहिए था ना समी साहब। बेसिकली ये बात जो आप कह रही है ना, इट सिंपली टेल्स के जो लोग जिनको आप सिस्टम में जिनको दिया हुआ है इख्तियार, वो किस कदर हॉस्टेज हैं, और ये असल जो सिस्टम है ये किसके पास हॉस्टेज है। ये तो नहीं आपने कहा कि यही जो हुक्मरान है, ये सियासतदान ये आ जाते हैं मजलूम बन के कि देखें जी हमने तो कुछ भी हमें तो करने नहीं दिया गया, हम तो जनाब देखें हमारे साथ तो ये हो रहा है। अभी जब करने की पोजीशन में है तो क्या कर रहे हैं, तो और क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप इनसे? फिरौन बन जाते हैं। यही होते हैं ना समी साहब, यही होते हैं। इसी वजह से तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर एक दफा इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो तो क्या ये चीजें हो? कभी भी नहीं होगी। पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा सियासतदानों की। हाँ, ये इसाक डार का देख लें जो कुछ उसने किया, जो कुछ इसाक डार ने किया कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो बात हम ये कर रहे हैं कि जब ये सियासतदान, ये पॉलिटिकल लोग हैं
जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनका कंडक्ट फिरौनों की तरह हो जाता है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। अच्छा, अब आगे जो लोग हैं, अच्छा खैर आपका पॉइंट वैलिड है, मैं अपने बंदे लेकर आते हैं, अपने क्योंकि मुझे वक्फे पर जाना है, बार बार मुझे कहा जा रहा है, पॉइंट अलीना का भी वैलिड है, लेकिन असल हम तो सवाल सियासतदानों से करेंगे ना, जिनके ज़िम्मे ये काम है, जिनके मैनिफेस्टोज़ हैं, जो इस वादे पर आते हैं कि हम निज़ाम को ठीक करेंगे। डिबेट हमारी जारी है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी यूनियन के लीडर को भी अपने साथ हम टेलीफोन पर ले लें, जो आज शाहिद के साथ हुआ है, इस पर आगे क्या करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब चलते हैं हमारी जो आज की बहुत बड़ी स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों का क़याम है उसके हवाले से पटिशन्स हैं। 4 पटिशन्स थी, उसकी आज समाअत थी और शुरू में तो ये 9 मेंबर बेंच था, फिर बाद में ये 7 मेंबर बेंच बना क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ सवालात उठाए और उन्होंने माजूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं वर्ड रिक्यूज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन हालात में यहाँ पर नहीं कर सकता, इस मुकदमे में नहीं बैठ सकता। और उनके साथ फिर जो थे जस्टिस सरदार तारिक, वो भी उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। तो फिर 9 मेंबर से ये बेंच बन गया। 7 मेंबर उमर अता बंदयाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं और आप जानते ही हैं सुबह से खबरें चल रही हैं, जनाब मंसूर अली शाह साहब, एजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अली नकवी साहब, या अफरीदी साहब, वो और जस्टिस आयशा साहबा वो इस बेंच की 7 मेंबर बेंच। और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हुआ जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने। तो जो अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल साहब से कहा, एक तो उन्होंने जो लोग भी अब तक गिरफ़्तार हैं उनकी तफसीलात मांग ली हैं, जलाओ घिराव में जिनके ऊपर चार्जेस हैं उनके कहा गया कि उनकी सारी तफसीलात आप फराहम करें। और वकीलों को और सहाफ़ियों को आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरासा मत करें। और हमने आपको दिखाया कि इसहाक डार साहब ने चांटा खींच के मारा शाहिद कुरैशी के मुंह पर। तो लेकिन आज अदालत ने ये कहा अटॉर्नी जनरल से कि वकीलों को और सहाफ़ियों को डराना हरासा करना बंद करें और तमाम जो गिरफ़्तारियाँ हैं उनकी तफसील दें। तो अब कल वो सारी तफसील लेके आएंगे। और आज जिन मौज़ूआत पर वहाँ जो रिमार्क्स आए कि कोई प्राइवेसी का यहाँ पर ख्याल नहीं है, गुफ्तगू टेप हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, जो अहले खाना हैं जजेस के उनकी भी वीडियोस जो हैं वो चल रही हैं। तो बड़ी एक अजीब सी ये सूरत हाल। तैयब बलोच भी वहाँ पर मौजूद थे। तैयब 7 मेंबर बेंच जब बैठा तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद आगे जाके ये भी टूट जाएगा, लेकिन उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब ने सबसे पहले ये बात कही कि अगर, क्योंकि उन्होंने अपनी एक रिश्तेदारी बताई, उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुझ पर एतराज़ है, किसी पार्टी को भी, तो अभी आप उस एतराज़ को ले आएँ। यानी वो ये बता रहे थे कि अब जब हम इसकी समाअत शुरू करेंगे तो फिर इस बात का कोई इम्कान नहीं कोई उठेगा और पूरा हम वो फ़ैसला करके जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि भले काजी फ़ाइज़ साहब अलहदा हो गए हैं, लेकिन मंसूर शाह साहब और या अफरीदी साहब की जो शिरकत है इस बेंच में, उससे हमें जो एक सुप्रीम कोर्ट की कलेक्टिव विज़डम है इस सारे मामले पर, शायद हम उसकी थोड़ी रिफ्लेक्शन हमें डिसीजन में नज़र आए। तैयब बिल्कुल समी साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से खुद, यानी कि आज की आप देख लें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया कि भाई मेरी जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा के साथ करीबी रिश्तेदारी, अगर किसी को इतराज़ है तो यूँ वो बैठना भी चाह रहे थे। और अगर आपने देखा भी सही सूरत हाल का, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस है उनका तो समी साहब उन्होंने भी कहा कि मैं इनकार नहीं कर रहा, उन्होंने कहा मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और वो स्टैंड था बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक। अगर हम देखें तो वो उस पर आर्डर भी कर चुके हैं, जो एक जज खुद आर्डर कर चुका हो बेंचेस की तश्कील के ऊपर, और फिर जिस तरीके से बेंच तश्कील दिया गया तो वो उसका एक एतराज़, उसका अपना एक असूली मौक़िफ़ था। तो यूँ 2 सीनियर 3 जो जज है वो अच्छा, एक चीज़ पर और ज़रा कमेंट करें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक मौके पर खड़े हो गए, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने उनका हाथ भी पकड़ा और उनसे कहा कि आप ज़रा ठहर जाएं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ठहर गए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक्त तक नहीं गए जब तक फिर उमर अता बंदयाल साहब नहीं उठे
और सारा जो बेंच है वो उठ के बाहर नहीं गया उसी हिसाब में, उसी अंदाज में। तो काजी फायद ईसा साहब ने आज इस बात का बहुत ख्याल रखा कि ऑप्टिक्स भी ऐसे ना हो, ये जो लोग इधर, क्योंकि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, कि जिसमें कहीं पर भी कोई ऐसा पहलू नज़र आए कि किसी जज की कोई तज़हीक हो रही है या आपस में कोई इनकी इतनी ज़्यादा डिवीज़न है और बिल्कुल आपस में जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हैं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल तासुर नहीं दिया। उन्होंने ये तो कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू हमारे डिफरेंस हैं इस इशू पर, लेकिन जिस तरीके से मुखातिब किया ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल जजेस, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं, और इसमें डिले नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर उमर अताब बंदयाल साहब ने जो एक बात कही कि जनाब पिछली 2 हेयरिंग से अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि हम खुद कानून को देखना चाहते हैं, उसमें तब्दीली करना चाहते हैं। शायद हुकूमत खुद ये समझती है कि इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। तो उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि गालबन जो डिले है उसकी वजह यह है कि हुकूमत ये बात कह रही है। तो अगरचे इख्तलाफात की बात हुई, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हुई, लेकिन जो बाहमी इज़्ज़त और एहतराम है वो हमें नज़र आया आज के, उसका बड़ा अच्छा मुजाहरा किया गया। जी समीर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरीके से आपने कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आखिरी में जब खड़ा होने से पहले, वो खड़े क्यों हुए, असल में कुछ लोग इसको गलत तरीके से देख भी रहे हैं कि जी जब चीफ जस्टिस बैठे हैं तो उनके साथ जो बेंच के लोग होते हैं वो उस वक्त तक नहीं उठते जब तक चीफ साहब ना उठ जाए। लेकिन जो काजी साहब उठे हैं उसमें समीर साहब अगर आप वो लफ्ज़ याद करें तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस बेंच से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं राइज हो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। यानी कि वो उन्होंने एक अपना मैसेज पहुँचाना था तो वो उठ के खड़े हो गए, वो एक मैसेज था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो चीफ जस्टिस को या उसको तो इसी वजह से वो फिर जैसे आपने कहा कि वो उस वक्त तक खड़े रहे जब तक फिर चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस उठे और फिर वो चले गए, तो वो एक मैसेज था। और दूसरा जो आपने कहा कि कलेक्टिव विजडम, अब वाकई समीर साहब ये जो असल केस है अगर हम उस पे आए तो इस केस में वाकई ही कल भी हमने सर यही बात की थी कि असल कोशिश अब यही हो रही है कि कलेक्टिव विजडम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सामने आ सके, क्योंकि ये मामला जो है वो किसी का इंडिविजुअल मामला नहीं है। इसमें देखें और बात जो मुझे आई कि उसमें खोसा साहब ने ये बात कही बिल्कुल कि जिन लोगों ने हमला किया, जिन्होंने आर्सन किया, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल आप उनको ना छोड़ें, कानून के मुताबिक उनको आप उनको सजा दें, उनका फैसला करें उनका। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत कर रही है वो तरीका जो है शायद उस पर, यानी जो पाकिस्तान का आइन है वो इन अदालतों के क़याम की इस तरह सिविलियंस को इजाज़त नहीं देता। इसमें जस्टिस आयशा साहबा के सवाल भी थे, हाँ, कि किस तरीके से हवालगी दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, ये भी बात की गई तो बड़ी सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा और भी अच्छा मुझे आप इसी पर बात करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे एक छोटा सा वक्फा, ये प्रोड्यूसर साहब बस चीखते रहते हैं वक्फा लें इश्तिहार चलाना है, अल्लाह करे इश्तिहारों की पेमेंट भी हो जाए ताकि सबको तनख्वाह मिल जाए, ईद भी आने वाली है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा और फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के हवाले से बात हो रही थी और तैयब कुछ कहना चाह रहे थे। जी तैयब। जी समीर साहब, असल जो ये मुकदमा है इसको टेकअप भी इसी वजह से किया जा रहा है और इसमें आपने देखा भी सही कि जो हमें जजेस की में एक इत्तेहाद नज़र आ रहा है, ठीक है, वो प्रिंसिपली उनका था, इख्तलाफ था शुरू से ही, वो अलग हो गए, वो भी एक प्रिंसिपल स्टैंड था उनका। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या खान अफरीदी और इस टाइप के जो दीगर जजेस बैठे हैं चीफ जस्टिस के साथ, उनका मेन मकसद यही है कि ये मामला किसी का इंडिविजुअल नहीं है। इसमें अगरचे दरख्वास्त गुजार तो चाह रहे हैं, लेकिन ये मामला ख़ुद सुप्रीम कोर्ट और अदलिया से जुड़ा हुआ है कि आया सिविलियन कोर्ट्स के होते हुए क्या पैरेलल कोर्ट्स कैम हो सकती हैं। और दूसरा सवाल जो इन जजेस को के सामने है वो ये है कि क्या सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में होता है तो आपको पता है, हमें पता है, ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और फिर आर्टिकल 10A जो शफाफ ट्रायल का
मौका फराहम करता है, तो जब सिविलियन का ट्रायल वहाँ पे होगा तो क्या 10A को यकीनी बनाया जाएगा, शफाफ ट्रायल को, क्या उनको वकील प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल से आगाह किया गया है वो यही है कि अभी तक तो खुद वकीलों के बकौल कि हमने डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, हमें डाटा नहीं मिल रहा कि कितने केसेस जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन थी, अदालत इज़ माइंडफुल ऑफ दैट कि बच्चों को ख़वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्राइवेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और सहाफ़ियों को, वकीलों को हरासा किया जा रहा है। वहाँ पर खोसा साहब ने कहा कि मेरे अपने जो फायरिंग हुई है उस पर मैं अभी पर्चा दर्ज नहीं करा सका। तो ख़ास तौर पर ये कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो इस वक्त हुकूमत ये कर रही है, गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं जिस तरीके से, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना इस पर कंसर्न शो किया। और इसमें जो अच्छी बात जो थी कि वो दोनों साइड्स के जजेस जो हैं वो उसमें मौजूद थे। बिल्कुल। और ये मनमानी जो है शायद उसकी इजाज़त नहीं होगी, जिस तरह हमने देखा ये इसहाक डार साहब थप्पड़ मार रहे हैं और फिर वो जो राजा परवेज़ अशरफ के भाई जिस तरीके से पुलिस के साथ कर रहे हैं, ये जो लॉलेसनेस है। अब ज़रा अगर आप इजाज़त दें तो लंदन चौधरी तबरेज़ के पास चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पेरिस में है शहबाज शरीफ साहब, इधर तो उनके वज़ीर ख़जाना थप्पड़ मार रहे हैं और वो वहाँ पर जाकर कह रहे हैं IMF की डायरेक्टर को कि पहलो वास्ता खुदा दा सानू को मुलाकात का टाइम दे दो। तो उधर उनकी हालत भी वही है, बस वो कहते हैं ना फिर जिधर इधर कोई कर रहा है तो उधर कोई भर रहा है। तो ज़रा चौधरी तबरेज़ से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या है, लंदन में उनकी आमद है तो क्या तैयारियाँ हैं, मुलाकातें। तबरेज़ साहब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो ये बयान फरमाइए कि उधर क्या होगा, लंदन में मेल मुलाकातें होंगी, खाबे होंगे, तो आपको नया लंदन प्लान? सर जी, नया लंदन प्लान तो नहीं है, लेकिन पुराने प्लान को जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक लंदन पहुंच रहे हैं। बताया तो ये गया कि 11 बजे पहुंचेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने मियाँ साहब को ये मशवरा दिया है कि मुल्की मफादात के लिए वसी पैमाने पर जो है ना वो डायलॉग होने चाहिए, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और दूसरी जमातों के जो हेड्स हैं। इस पर जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। और उसके साथ साथ तो बस फिर मतलब है जवाब दे देता है ना, इसका तो यही मतलब है चौधरी साहब, जवाब तो दे दिया उन्होंने। और बेचारे वो जो शायद खान अब्बासी साहब स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तो उन्हें कह रहे हैं कि आप इसहाक डार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप पार्टी में कर क्या रहे हैं। और ये याद रखें कि इसहाक डार साहब जो हैं वो समधी हैं और वो माशाल्लाह इतने ताकतवर हैं कि आज उन्होंने एक सहाफ़ी के मुंह पर भी इधर थप्पड़ जड़ दिया है, तो वो तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है, तो वो कौन किसके साथ बात करेगा। ये मुझे बयान फरमाइए कि कौन कौन आ रहा है। मैंने देखा था शहबाज साहब के साथ तो याद सादिक साहब भी थे, और कौन कौन लीडर लंदन आ रहा है? जी, उनके साथ शीरी रहमान भी हैं, उसके साथ तारिक फातमी साहब भी हैं, और ये ही वो वफद वज़ीर इत्तलात भी हैं। तो ये कल आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी मियाँ साहब से। अब वो अमेरिका में आए इस वक्त। तो हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बातचीत हुई है। साथ मैंने उनको पूछा कि एक बात बता दें कि मियाँ साहब की वापसी कब होगी, और एक कानूनी नुक्ता है, क्या वो बेल लेके जाएंगे, क्या आप तरीकाकार अपनाएंगे? तो उस पर वो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा वकील फीस लिए बगैर बात नहीं बताते। तो जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी तब होगी जब पाकिस्तान से 3 किस्म की जो झंडी है ना उसको लहराया जाएगा। ठीक हो गया चौधरी साहब, को देखते हैं जब झंडी लहराई जाएगी और कांटा कैसे तब्दील होगा वो देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच। वो जो एक कमेटी बनी है तेज़ी से मियाँ साहब की वापसी के लिए राह हमवार कर रही है, कोई कानून साजी ये वो, तो क्या लगता है मियाँ साहब अब आ जाएंगे? मुझे तो लगता है कि हुकूमत ये फंस गई है बहुत सारी चीज़ों में। जब से मियाँ साहब गए हैं तो हर 6 महीने बाद हम उनकी कोई तारीख सुनते हैं कि वापस आ रहे हैं, और अब मैंने जो तारीख सुनी है वो 23 का कहा जा रहा है, लेकिन मियाँ साहब 23 सितंबर का। मियाँ साहब ने यही कहा है कि जब तक आप मुझे श्योरिटी गारंटी नहीं दे, जब तक मेरी नाअहली ख़त्म नहीं होती, जब तक ये सारे मसाइल से मैं निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो मैं नहीं आऊँगा। वो मियाँ साहब तो बड़े वाज़ेह और क्लियर और इसी वजह से यहाँ पे कमेटियाँ भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे कानून साजियाँ भी हो रही हैं, यहाँ पे उनकी जो नाअहली है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है ताकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हों तो ही मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान आ सकें।
तो अब देखना ये है कि जैसे अच्छा, एक आखिरी सवाल आज कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें, क्योंकि अगर एक मेंबर भी नहीं हुआ तो समाअत नहीं होगी और कल 9:30 बजे का टाइम है, तो कोई इम्कान है कि कोई मेंबर कल ना हो? देखें, इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई मेंबर ना होगा। हम यही बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी कलेक्टिव विजडम की कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली सारे जजेस मौजूद होंगे। लेकिन कुछ और ये मुझे केस कुछ ज़्यादा चलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आगे छुट्टियां हैं समी साहब, और जल्दी फैसला तो ये जल्दी फैसला करेंगे और मतलब इनिशियल कोई फैसला कर देंगे, बाकी चीज़ें बाद में देखते रहेंगे, क्योंकि मामला भी जो है ना वो बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का और अर्जेंट मैटर। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का तज्जिया, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन बहरहाल हुक्मरानों से हम यही कह सकते हैं कि गरूर अच्छा नहीं है। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, हमेशा का इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का इक़्तिदार है और सहाफ़ी अपना सिर्फ काम कर रहे हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम किसी की ताकत को चैलेंज नहीं कर रहे। ये दिखाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप इसे इम्प्रूव कर लें। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।